गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स क्या होते हैं? ये अपना ये देख लीजिए, दो कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम, ये आपका कैपेसिटर होता है। मतलब इन दो कंडक्टर होने चाहिए, एक कंडक्टर की प्लेट ये रहे मेटेलिक और दूसरी प्लेट ये रही, है ना। तो ये आपका एक चीज़ बनी है, कैपेसिटर बनी है। इसमें क्या होता है, कंडक्टर पे एक चार्ज होता है। अब तो ये चार्ज वाला, इस पे जब चार्ज होल्ड करता है तब हम इस पे चार्ज दिखा देंगे। मतलब ये अगर ये प्लस है, इस पे प्लस प्लस है, तो ये इस पे इंडक्टिवली नेगेटिव नेगेटिव इस साइड कर देगा, इस साइड प्लस प्लस कर देगा, है ना। और ये वाला टर्मिनल हम ग्राउंड कर देंगे, तो ये प्लस वाले तो ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि ये ग्राउंड में चला गया, इस साइड माइनस रहेगा। तो फाइनल हमारे पास क्या पिक्चर बनेगी कि ये आपकी प्लस 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 है, ये माइनस माइनस माइनस, ये आपका चार्ज कैपेसिटर हो गया। अब इसका कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस देखने के लिए क्या करेंगे हम, देखें इस पर सपोज कीजिए क्यू चार्ज है, प्लस क्यू, इसमें माइनस क्यू चार्ज है ना, बराबर ही होगा। तो अब ये क्या करते हैं, देखिए हमने यहाँ से सपोज कीजिए एक प्लस वाला उठा के पॉजिटिव चार्ज इधर ले जाएंगे, तो ये अपोज करेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा। तो जितना वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा, v, क्योंकि ये स्मॉल टेस्ट चार्ज है, उस पर जो वर्क करना पड़ता है हमें ये d डिस्टेंस पर, है ना, तो वो v पोटेंशियल में होता है। अब जितना ये q होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमें वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब v जो वर्क है वो प्रोपोर्शनल टू q है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, q अपॉन v एक तरह से आपका q अपॉन v कांस्टेंट हो गया ये, है ना। ये देखिए q से v कर दीजिए, तो ये 1 प्रोपोर्शनल टू q अपॉन v, है ना। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देंगे, तो q अपॉन v इज इक्वल टू समथिंग k लिख देंगे, इसमें c लिख दो डायरेक्ट। तो ये आपका c एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, और ये कहलाता है इसका कैपेसिटेंस। क्या कहलाता है, ये कहलाता है इसका कैपेसिटेंस। तो ये जो सिस्टम बना आपका, ये जो अरेंजमेंट बना, ये आपका कैपेसिटेंस कहलाता है। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी होती है फैरेड। फैरेड कितना, 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट होता है ना। और फैरेड बड़ी यूनिट होती है, इसकी छोटी यूनिट माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड, ये आपका यूनिट्स होती है। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये समझाया था आपको, दो प्लेट है, इसमें तो ये सर्किल ऐसे चार्ज स्फीयर से समझाया था, फिर बाद में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेटली समझाया। तो बात वही है, जो मैंने समझाया वही आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए देखिए, ये जो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये आपका गॉस लॉ से आ जाता है। फिलहाल आप इसको याद करोगे कि अगर आपका इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लस से माइनस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सब बीच में इसके कांस्टेंट होगी, है ना। जब भी कांस्टेंट होगी वो कितनी आती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आती है। गॉस लॉ से आप निकाल सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपका विदाउट प्रूफ यहाँ पे इसको ये याद करना पड़ेगा आपको। अब इसके बाद क्या होता है, Q इज इक्वल टू, ये चार्ज डेंसिटी है तो Q अपॉन एरिया, जो इसका प्लेट का एरिया है, इस प्लेट का एरिया है, एरिया A है, तो Q अपॉन ए इसका चार्ज डेंसिटी हो गई, है ना। तो ये तो E क्या हो गया, सिग्मा की जगह Q अपॉन ए रख दो, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है V क्या होता है, V इज इक्वल टू ई डी होता है, ई डॉट डी होता है ना। तो इसलिए V क्या हो गया, E की जगह ये रख दीजिए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी, तो क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए हो गया। और C क्या होता है, Q अपॉन वी, तो इस एक्सप्रेशन से Q अपॉन वी निकालोगे तो C की आ गया एप्सिलॉन, आपकी वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये आपको पहले ही पता है, ये इतनी होती है। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, ये आपका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब चार्ज फ्रॉम कैपेसिटर से लीक कब होता है, लीकेज का मतलब क्या होता है बेटा, जब ये आपका देखिए, जब लार्ज सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी हो गया, आपका फॉर्मूला हमें पता चल गया ये। तो इसके बाद जब हमारा सी बड़ा है, सी आपका सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी है, तो सी बड़ा है, सी बड़े होने का मतलब
V छोटा है और Q बड़ा होगा, है ना, न्यूमरेटर बड़ा होगा तभी तो ये बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा तभी तो ये बड़ा होगा। तो इस तरह से Q अपॉन V अपना जो है हम निकाल सकते हैं कि V छोटा होगा, Q बड़ा होगा। जब Q बड़ा होगा तो ये बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी बड़ी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन ए, है ना। तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ए और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो गए तो ई प्रोपोर्शनल टू क्यू हो गया। तो जितना ज़्यादा क्यू होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उसकी वजह से क्या होगा कि इसका मतलब क्या होगा कि जितना बड़ा कैपेसिटेंस होगा, जितना बड़ा कैपेसिटर वैल्यू होगी, कैपेसिटेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वो उसमें चार्ज स्टोर कर सकेगा, है ना। और चार्ज स्टोर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है तो जो एयर होती है, जो बीच में एयर है इसके, वो भी आपकी आयोनाइज हो जाएगी, है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो खींचती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है, तो ये एयर के पार्टिकल्स को भी आयोनाइज कर देगी। उसकी वजह से, आयोनाइज होने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो इस तरफ जाएगा, निगेटिव आपका इस तरफ मूव करेगा। तो जब निगेटिव इस तरफ मूव करेगा तो इसकी पॉजिटिव की वैल्यू कम कर देगा, पॉजिटिव इधर मूव करेगा तो इस निगेटिव की अमाउंट कम कर देगा। तो ये क्या होता है, क्यू कम हो जाएगा। जब क्यू कम हो जाएगा तो इसका मतलब इसका चार्ज कम हो गया, चार्ज कम हो गया तो इसका मतलब ये लीकेज हो गया, इसको कहते हैं उसका कैपेसिटर का चार्ज लीकेज हो गया। इसका मतलब एक मैक्सिमम चार्ज वैल्यू है आपकी एक कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर कर सकती है ना। तो ये लीकेज ऑफ चार्ज फ्रॉम कैपेसिटर, इस तरह से चार्ज पे कैपेसिटर लीकेज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कि डाइलेक्ट्रिक बता दी हमने। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक ऐसा है जो मतलब एक जो मेटल्स होते हैं, मेटल में तो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, उसमें तो आपका इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक में आपने देखा होगा, डाइलेक्ट्रिक में बेटा ऐसा होता है कि वो जो एटम्स होते हैं उनके अंदर ही जो है वो जो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन वो है ना चार्ज कैरियर्स, वो ही अलाइन हो जाती है। मीन्स आपका जैसे इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गए और न्यूक्लियस इस साइड आ गया, तो ये तो आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है उसका अरेंजमेंट। तो लेकिन वो रहता है इसी जगह है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करके इधर चले गए और होल्स इधर चले गए, ऐसा नहीं होता है ना। तो डाइलेक्ट्रिक में वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह पे रहते रह के ही पोलराइज हो जाते हैं और अपनी जगह नहीं छोड़ते। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए अपनी जगह पे ही हैं ये सब, है ना। तो ये तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो आपका एज पे जो कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है उस पर अभी बताएंगे कैसे पार्टिसिपेट करेंगे और ये नहीं करेंगे। यहाँ पे तो निगेटिव निगेटिव आ जाएगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस प्लस को इधर धकेलेगी तो प्लस सारे इधर आ गए। तो यहाँ पे इस वाला डाइलेक्ट्रिक का ये वाला टर्मिनल तो प्लस हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल निगेटिव हो जाएगा बेटा, है ना। ये डाइलेक्ट्रिक में होता है कि उसका फ्री चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, सिर्फ आपका पोलराइज हो जाता है वो। तो अब देखिए ये प्लस प्लस आ गया और इधर निगेटिव चार्ज था पहले, तो क्या होगा इसका, सपोज कीजिए ये सिग्मा पी पोलराइज हुआ, इतना पोलराइज हुआ, है ना। पहले चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो नेट चार्ज कितनी हुई, ये प्लस है ये माइनस है, घट जाएंगे। तो नेट चार्ज जो ई इज इक्वल टू, अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, अब नेट सिग्मा कितना आएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी आएगा, है ना। क्योंकि ये देखिए ये दोनों घट जाएंगे, पूरी स्पेस भरा हुआ है, ये डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये वाला चार्ज इसको अपोज करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये वाला इसको अपोज करेगा, तो ये जो चार्ज डेंसिटी है ये घट जाएगी। तो इसी की तरह से फिर v इक्वल टू डी होता, तो इसको d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमें ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी कितना, ये अपना जो सिग्मा पी होता है ये प्रोपोर्शनल टू ई नॉट होता है। जितना ई नॉट लगेगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उतना ही ज़्यादा ये पोलराइज होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोपोर्शनल टू ई है और सिग्मा भी प्रोपोर्शनल टू ई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा माइनस सिग्मा प्रोपोर्शनल टू सिग्मा अपॉन के लिख सकते हैं इसको। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 अपॉन के लगा दिया हमने,
ठीक है। तो ये ऊपर भी लिख सकते थे, लेकिन हमें आगे के जो आगे यूज होता है डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के डिफाइन करना है ना, वो ग्रेटर देन 1 होता है, तो इसलिए ये आपका डिनोमिनेटर में के लिया जाता है। तो सिग्मा अपॉन के हम ले सकते हैं। अब सिग्मा अपॉन के हमने यहाँ पे रख दिया, तो v कितना हुआ, सिग्मा अपॉन सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, है ना, तो वही आ गया v इज इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो अब सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ये रख दी, ये रख दिया, तो कोएफिशिएंट क्यू अपॉन वी था, उससे निकाल के ये आया एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। जब हम इसको पुराने उससे कंपेयर करेंगे तो सिर्फ अगर इसको ये एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट के आ गया, तो इसको भी जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एप्सिलॉन ए अपॉन डी, ये फॉर्मूला आ गया। इसका मतलब डायलैक्ट्रिक अगर होता है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाता है। तो डायलैक्ट्रिक की वजह क्या हुआ, एप्सिलॉन और इसमें क्या रिलेशन हुआ, एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। तो के जो डिफाइन हुआ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपको पहले भी बताया गया, देखिए यहाँ पे भी आ गया। और इसी तरह जब हम इसको कैपेसिटेंस की फॉर्म में लिखेंगे तो सी अपॉन सी नॉट, इस सी को जो पुराने वाले सी नॉट था, सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इससे डिवाइड करेंगे तो आपका के सी अपॉन सी नॉट आता है। तो इस तरह से भी हम डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं, बाय विच इज द फैक्टर बाय विच कैपेसिटेंस इंक्रीजेस फ्रॉम इट्स वैक्यूम वैल्यू। कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है ना, देखिए के टाइम्स बढ़ जा रहा है। तो वो कितना कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है, जब डायलैक्ट्रिक इंसर्ट डायलैक्ट्रिक फुली डाल दिया जाता है तब कितना कैपेसिटेंस बढ़ता है, तो वो उसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। अब ये तो फुली फिल्ड था, लेकिन अब फुली फिल्ड ना होता तब कैपेसिटेंस कितना आता है, इसका डेरिवेशन नहीं है, बट आप देख लीजिए, ये आपका ये जैसे कैपेसिटेंस है और आपका ये हमने डायलैक्ट्रिक इतने हिस्से में डाला, तो ये खाली हिस्सा है और इसकी विड्थ है डी। तो इस केस में कैपेसिटेंस कितना आता है, ये आपकी दोनों आपको ये याद करनी पड़ेगी, इसका प्रूफ नहीं है आपके में, सिर्फ आपको याद कर लीजिए। कंपटीशन में भी ये काम आता है बस, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी अपॉन के, ठीक है। अगर छोटे छोटे कई सारे स्लैब डाल दिए आपने, जैसे ये था, एक स्लैब ये डाल दिया, एक स्लैब ये डाल दिया, ऐसे ऐसे कई सारे स्लैब डाल देते, तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आता है, तब इतना ही आता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब मेटल स्लैब के लिए के इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, मेटल होता है, मेटल का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अच्छा होता है, मतलब वो तो चार्ज आपका बहुत रिड्यूस करता है, तो इसलिए आपका C इज इक्वल टू मेटलिक स्लैब है, अगर मेटल डाल दोगे अंदर तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, ठीक है। तो देखिए अगर आप दो प्लेट के बीच में कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में मेटल ही डाल दोगे ना, तो कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसका चार्ज बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकता है वो, ठीक है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि मेटल के बीच में पड़ा रहता है। तो आपका ये है अपना, इस तरह से आपको ये करना है। ये न्यूमेरिकल आप देख लीजिए, इसको ट्राई कर लीजिएगा, ये 2014 में आया था, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इजी है, एरिया प्लेट ये रहा, डी एरिया इतना दे रखा है, एसआई यूनिट में मीटर में कर लेंगे तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए भी पता है, डी भी पता है, कैपेसिटेंस आ गया आपका, और चार्ज के सी वी होता है, वी आपका 100 वोल्ट दे रखा है, 100 वोल्ट दे रखा है, तो आपका ये क्यू आ जाएगा। अब आपका कह रहा है एक थिक के इज इक्वल टू 6 वाला इंसर्ट किया गया, 3 मिलीमीटर की माइका शीट थी, है ना, और ये सेपरेशन भी 3 है, मतलब कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, कम्प्लीटली उसके अंदर चला जाएगा वो, तो सी डैश इक्वल टू के सी हो जाएगा, है ना, जब कम्प्लीटली फुली फिल्ड हो गया तो इसलिए सीधा के सी कर दोगे, तो सी इतना ये आया, वी से वी कट गया, क्यू डैश इक्वल टू के क्यू आ जाएगा, क्यू भी चार्ज उतना ही ज़्यादा हो जाएगा जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस, बाकी सब चीज़ें तो सेम है, तो इसलिए ये अपना के से मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू से, ये आपका ये आ जाएगा। तो बहुत ईजी था, तो आप ये कर लीजिए, फिर हम कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर अपना नेक्स्ट वीडियो सेंड करते हैं आपको आज ही। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।